की सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आरजेडी और कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरजेडी और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। दोनों दलों के कई विधायक आज छोड़ सकते हैं पार्टी। आरजेडी के कई विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा खबर है कि कांग्रेस के भी कई विधायक जेडीयू में हो सकते हैं शामिल, और जेडीयू में शामिल होने वालों में आरजेडी कांग्रेस के कई बड़े नाम हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर, क्या जानकारी है रवि? बिल्कुल विवेक, और आज एक बार फिर से आरजेडी को बड़ा झटका लगना लगभग तय हो गया है। और आपको बता दूं कि जेडीयू कार्यालय में शाम के 4:30 बजे ललन सिंह रहेंगे और तमाम मंत्री जो रहेंगे उनके मौजूदगी में यहाँ शामिल किया जाएगा। और पहली बार ऐसा होगा कि न सिर्फ आरजेडी से बिल्कुल कांग्रेस के भी कई विधायक हैं वो पाला बदल करके जदयू में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है, जो खबर है उसके मुताबिक कई नेता कई विधायक हैं। कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा? विवेक देखिए, जो सूत्रों की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक न सिर्फ विधायक बल्कि आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री भी जो हैं उनका भी नाम आ रहा है। कई एक दो पूर्व मंत्री जो हैं वो भी जदयू का दामन थाम सकते हैं। अभी से कुछ देर के बाद नामों का भी खुलासा हम करेंगे, लेकिन अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक न सिर्फ विधायक। चलिए, बड़ी खबर के साथ एक बार अपने दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बातचीत के लिए। दोनों दलों के कई विधायक आज छोड़ सकते हैं पार्टी। एक बड़ा झटका लग सकता है आरजेडी और कांग्रेस को, जिसमें अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें कई पूर्व मंत्री भी हैं जो कि पुराना खेमा छोड़कर जदयू का दामन थाम सकते हैं। आज शाम 4:30 बजे जेडीयू कार्यालय में एक समारोह होगा। ललन सिंह मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी में कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। तो आरजेडी के कई नेता और विधायक पहले ही जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। पहला नाम चंद्रिका राय, परसा से विधायक हैं। दूसरा नाम है जयवर्धन यादव का, ये पालीगंज से विधायक हैं। महेश्वर यादव गायघाट से विधायक जो कि जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। फराज फातमी केवटी से विधायक हैं जिन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। प्रेमा चौधरी पातेपुर से विधायक हैं। अशोक कुमार कुशवाहा सासाराम से विधायक। कई नाम है इस फहरिस्त में, बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें 6 बड़े नामों की सूची हमने आपको दिखाई। चलिए, चुनाव से पहले अक्सर ऐसा होता है, और बिहार चुनाव किसके भरोसे, सवाल यह भी है। इसी साल बिहार में चुनाव है, और इस चुनाव में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। एनडीए अपने स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहा है। सीएम नीतीश कुमार के सामने विपक्ष को बौना बताते हुए सत्ता में एक बार फिर से आने का दावा कर रहा है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर सत्ता पक्ष चिंतित है, वहीं विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अपने लिए एक बड़ी संजीवनी मान रहा है। लगातार विपक्ष के नेता बाढ़ और कोरोना के मुद्दे पर सरकार को घेरकर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिशों में है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, अब खुलकर ये चीजें सामने आई हैं। हालांकि इससे विपक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं है, और जो विपक्षी जो महागठबंधन में शामिल अभी तक नहीं हुए हैं, जिसकी रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं हुई है, उन्हें बोलने के लिए, उन्हें कहने के लिए आरजेडी के पास अब बहुत कुछ है। तो बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंटरनल सर्वे कराया है, और यह सर्वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्षों के 90 लोगों की टीम ने किया। सूत्रों की माने तो यह सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया। 3 दिनों तक इस टीम ने मंडल कार्यालय तक जाकर यह जानकारी इकट्ठा की, और इस सर्वे में जो रिपोर्ट बीजेपी के पास आई वो चौंकाने वाली है। दरअसल बीजेपी के इस इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई है कि बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी अधिक है, और बीजेपी को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने,
फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा सर्वे में यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार के इस कार्यकाल के 5 साल के काम से लोग खुश नहीं हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी को दी है। दोनों नेताओं ने इस पर चर्चा की है और यही वजह है कि बीजेपी ने इस चुनाव में यह तय किया कि वो ज्यादा जोर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर देगी। बीजेपी का इस बार का चुनावी नारा भी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार दिया गया है। इधर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने दावा किया है कि इस बार भी एनडीए की जीत बिहार में तय है। कि लोगों की अपेक्षाएं इसी सरकार से है, ये काम करने वाली सरकार है, तो अपेक्षा निश्चित रूप से इस सरकार से होगी। लेकिन उसके बावजूद भरोसा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, नीतीश कुमार पर और एनडीए की सरकार पर। निश्चित तौर पर हम जो जनता का भरोसा है उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। तो अगस्त महीने में कराया गया यह सर्वे बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, जिसकी कॉपियां शीर्ष नेतृत्व को दी गई हैं, प्रदेश के जो बड़े नेता उनको दी गई हैं। साकेत कुमार सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। साकेत, बीजेपी का इंटरनल सर्वे और बीजेपी का अब यह मानना है कि जो लोगों का भरोसा है उसे जीतने के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री के उस संकेत और संदेश को लेकर सामने आया जाए। नीतीश कुमार कहां खड़े होते हैं इसका अभी तक पता नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि जेडीयू की तरफ से भी इस सर्वे पर आवाजें आए। देखिए, बिल्कुल विवेक, चूंकि चुनाव के समय बीजेपी हर बार अपना सर्वे करती है, खास करके उम्मीदवारों को लेकर, और जो क्या माहौल है जमीन पर सरकार को लेकर क्या माहौल है इसकी पड़ताल बीजेपी करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी एक एक कदम बढ़ाती है चुनाव को लेकर। और इसी सिलसिले में ये जो सर्वे आया है विवेक, वो किया गया है। पार्टी ने तय किया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक सर्वे होगा, पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे होगा कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ किस तरह के उम्मीदवार हों, कैसा माहौल है। और ये सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं विवेक, कि उसमें ये बात चौंकाने वाली है कि कहीं ना कहीं अब लोगों में नीतीश कुमार या यूं कहे कि बिहार की सरकार के वर्तमान के जो काम है उसको लेकर नाराजगी है। एंटी इनकन्वेंसी। चलिए साकेत, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी फिर बीजेपी इस तरीके की चीजें लोगों के मन में बैठ गई हैं, सर्वे से ये सामने निकल कर आया। साकेत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन जिस रिएक्शन को हम ढूंढ रहे थे वो प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से आ गई है, पहले उसे सुनते हैं। बिहार में एकमात्र नेता नीतीश कुमार जो नीति और नियत दोनों ठीक है, उनको जो बोलते हैं वही करते हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास जनता का रहता है, उन पर आशा और विश्वास रहता है कि नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं सो करते हैं। और किसान को पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय हमको खेत में पानी पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी करेंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ी है, न कि घटी है। चलिए, आपने साफ तौर पर देखा महेश्वर हजारी को, जिन्होंने नीतीश कुमार किस तरीके से एक प्रबल दावेदार ही नहीं बल्कि लोगों के चहेते हैं, उनकी योजनाएं, उनके सपने आगे चलकर साकार होंगे, इन बातों को कह रहे हैं। हालांकि इसमें कहीं भी बीजेपी के इंटरनल सर्वे की बात नहीं है। तो जो प्रतिक्रिया आई साकेत, उस पर अगर गौर फरमाएं आप, तो हजारी साहब ने कह दिया कि बहुत कुछ करना है, नीतीश कुमार अच्छी सोच रखते हैं, विकास ऐसे ही होगा। लेकिन इंटरनल सर्वे क्या बीजेपी ने जो कराया है उससे जेडीयू को कोई इत्तेफाक नहीं है, जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू ये सोचती है कि चलिए उनका है, हम अपना सर्वे करा लेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जेडीयू तो इस जो ये सर्वे आया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं विवेक, उसको तो कहीं ना कहीं इनकार तो जरूर करेगा जेडीयू। लेकिन जमीनी स्तर पर जो बीजेपी ने जो सर्वे कराया है उसमें भी सत्यता है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं विवेक कि जो रिपोर्ट बीजेपी के जो ये 90 सदस्य थे जिन्होंने ग्राउंड पे जाके ये रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो बिहार के बीजेपी के प्रभारी है भूपेंद्र यादव, उनके पास रख दिया है। साथ ही साथ सुशील मोदी के पास भी दिया गया है कि इस तरह के हालात हैं। इसीलिए इस बार आप देखेंगे विवेक कि इस पूरे चुनाव के दौरान आप देखिएगा कि बीजेपी केंद्र की योजनाओं को लेकर ज्यादा आक्रामक दिखेगी। क्योंकि आप देखिए कुछ दिनों पहले, 1 से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री के भी कई कार्यक्रम यहाँ पर हैं। 13 तारीख को भी प्रधानमंत्री फिर से एक बार
यहाँ पर कार्यक्रम करने वाले हैं, बिहार को तोहफा देने वाले हैं, और इस तरह के कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लगे हुए हैं जो बिहार में लगातार एक के बाद एक किए जाएंगे। इसके बाद जो है वो रैलियां भी होगी, प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली भी बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में की जाएगी, कई जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो पूरी तरह से बीजेपी इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे करके और केंद्र की योजनाओं को आगे लाकर चुनाव के मैदान में जाने की पूरी तैयारी में है। हालांकि बीजेपी ने ये साफ किया है कि जो बिहार में चेहरा है वो नीतीश कुमार का ही है, ये काफी पहले ये तय हो चुका है। ऐसे में इस चेहरे को तो नहीं बदल सकती है बीजेपी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अब जो केंद्र की योजनाएं हैं या नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसे पूरी तरह से भजाने की तैयारी में है बिहार चुनाव में। क्योंकि आप देखिए, चुनाव को लेकर जो बीजेपी ने नारा भी दिया है, जो स्लोगन बनाया है, वो आत्मनिर्भर बिहार बीजेपी का स्लोगन है, जो कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि भारत आत्मनिर्भर भारत की जो बात उन्होंने कही थी, उसी को यहाँ बिहार में इम्प्लीमेंट करते हुए आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया गया है। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से इस इंटरनल सर्वे उससे बढ़ी हुई गतिविधियों पर थोड़ा और इंतजार हम आप कर लेते हैं ताकि और भी रिएक्शन जेडीयू की तरफ से आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमसे बातचीत के लिए। तो फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव की बात करें तो एनडीए के हरिवंश के खिलाफ विपक्ष आरजेडी सांसद मनोज झा को उम्मीदवार बनाया है और मनोज झा ने आज नामांकन किया। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा, राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश मौजूद थे। साथ में टीएमसी लेफ्ट, टीएमके और आम आदमी पार्टी के सांसद मनोज झा के नामांकन में मौजूद रहे। आरजेडी के मनोज झा को विपक्ष के 12 दलों का समर्थन है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से एनडीए के हरिवंश ज्यादा मजबूत स्थिति में है, तो कह सकते हैं कि विपक्ष सांकेतिक तौर पर चुनाव लड़ना चाहता है। मनोज झा का भी मानना है कि यह लड़ाई लोकतांत्रिक मूल्यों की है, हरिवंश और मनोज झा की नहीं। इधर राज्यसभा के उपसभापति पद के उम्मीदवार मनोज झा ने नामांकन दाखिल करने से पहले कहा कि यह लड़ाई उनके और हरिवंश जी के बीच नहीं, बल्कि उन मूल्यों को लेकर है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अगर आप मौजूदा सूरत हाल देखें लोकतांत्रिक रवायतों की, परंपराओं की, तो डेमोक्रेसी हमेशा संख्या बल नहीं होती है। संख्या बल और नैतिक बल, उसके साथ साथ दो विकल्प, ये मेरे और हरिवंश जी के बीच की लड़ाई नहीं है। ये दो प्रस्थापनाओं के बीच एक मैं समझता हूं कि चुनाव करना है लोगों को। हम बीते दिनों में संवादहीनता हमने बहुत देखी है डेमोक्रेसी में, संवादहीनता, डेमोनाइजेशन ऑफ अपोजिशन वॉइस, मैं समझता हूं कि वो डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। कोई भी जीते, अंततः लोकतांत्रिक रवायतें मजबूत हों, उसकी जड़ें मजबूत हों, मैं समझता हूं उसी संदर्भ में हम जा रहे हैं। इधर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे वाली चिट्ठी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चिट्ठी पर शक जताते हुए कहा कि रघुवंश प्रसाद आरजेडी और लालू प्रसाद से अपने रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे। में भर्ती हैं और मेरी जो उनसे बात होती रही, मैं जितना जानता हूं उसमें मुझे लगता नहीं है कि इस चिट्ठी की सच्चाई पर ही हमको डाउट होता है। इस तरह का फैसला रघुवंश बाबू नहीं कर सकते हैं, मैं जितना जानता हूं। बाकी अब जब आईसीयू में हैं, मुलाकात हो नहीं सकती है, तो तब तक इस पे कुछ भी बोलना उचित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नड्डा की मुलाकात बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से होगी। इस दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत होने की संभावना है। पटना पहुंचने के बाद शाम 6 बजे बिहार बीजेपी कार्यालय में चुनाव संचालन समिति की बैठक करेंगे। अगले दिन यानी कि 12 सितंबर को सुबह 9 बजे मां पटन देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रदेश कार्यालय से आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत करेंगे। इसके बाद नड्डा दरभंगा के लिए निकलेंगे। वहां मखाना और मछली उत्पादकों के साथ उनकी बैठक है। दरभंगा के बाद नड्डा मुजफ्फरपुर के सरैया के लिए रवाना होंगे, जहां लीची किसानों और महिला किसानों के साथ बैठक में शामिल होंगे। वापस पटना आने पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास पर बिहार कोर कमेटी की बैठक होगी, चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी और देर रात दिल्ली के लिए वापस लौटेंगे। इस दौरे में बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ होंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए पार्टी की तरफ से तैयारियां जारी हैं।
किसान चाची के नाम से मशहूर मुजफ्फरपुर की पद्मश्री राजकुमारी देवी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिन के बिहार दौरे में किसान चाची से मिलने वाले हैं। इसके लिए किसान चाची के घर पर प्रशासनिक और राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई है। शनिवार को जेपी नड्डा किसान चाची से मिलने उनके घर आ रहे हैं। किसान चाची राजकुमारी देवी सरैया थाने के आनंदपुर गांव की रहने वाली हैं और नारी आत्मनिर्भरता की आइकॉन हैं। पति के बीमार होने के बाद 1990 में जब राजकुमारी देवी खेतों की मेड़ पर निकली तो लोग उनके पीछे पड़ गए। लेकिन सबसे बेपरवाह राजकुमारी देवी ने खेती के साथ चटनी, अचार, जैम, जेली का कुटीर उद्योग शुरू किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर राजकुमारी देवी ने न सिर्फ खुद को अव्वल बनाया बल्कि इलाके की सैकड़ों महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा किया। को बीडीओ साहब हमारे घर पर आ गए थे, हम तो घर पर नहीं थे, सरैया गए हुए थे, तो हमारा फ़ोन हुआ तो हम आए तो उनसे भेंट किए तो बताए कि आपके यहाँ राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जी आ रहे हैं। तो कहे कि आप तैयारी मैंने बताया कैसे कैसे होगा। उसके बाद डीएम साहब हमारे फ़ोन किए। और मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में ठेकेदार मंटू तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी का कहना है कि ठेकेदार की हत्या गोली मारकर नहीं बल्कि पीट कर की गई और इस मामले में मुख्य आरोपी देवेंद्र सिंह और उसके बेटे और समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि हत्या के बाद मंटू के समर्थकों ने आरोपी देवेंद्र सिंह के घर पर आगजनी की थी। जो व्यक्ति मृत हुए थे उनको लाठी डंडे से मार करके जो है उनको मारा गया था, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट हुआ है। इसमें किसी भी तरीके से कोई गोली नहीं मारी गई है, ये बात जो उनके पोस्टमार्टम से भी आ गई है। आगे 7 लोगों के अरेस्टिंग के अलावा और लोग जो लोगों के एफआईआर में नाम होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताली कर्मचारियों ने गर्दनीबाग के निगम कार्यालय के पास हंगामा किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक उनकी सेवा नियमित नहीं होगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। और खबर है गोपालगंज से, जहां सेल्फी लेने के दौरान 17 साल के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माझागढ़ के इमेलिया गांव का हिमांशु कुमार लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ सेल्फी ले रहा था और इसी दौरान रिवॉल्वर से गोली चल गई। परिजन हिमांशु कुमार को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हिमांशु कुमार कोटा में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करता था। लॉकडाउन के कारण घर पर आया था और इस दौरान सेल्फी के शौक ने उसकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है।